हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूवर्स को, सभी ऑडियंस को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का हमारा वीडियो जो है वो साइंस पर है, साइंस वीडियो है। और साइंस में आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स बोलते हैं। तो आज हम फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज के वीडियो में। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 30 क्वेश्चन को लिया है, 30 क्वेश्चन, सब एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स जो है बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र है इसका, तो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता ना। तो बहुत सारे इसके वीडियो बनेंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि ये हमारा जो फिज़िक्स का है ये पहला वीडियो है। साइंस के इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन ये जो आज का हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को जो है हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक किसको कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, वो होते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये दो मात्रक होते हैं। मतलब क्या है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? अगर पूछा जाए एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रक हैं 7। मात्रक बहुत हैं, और भी मात्रक हैं, लेकिन यहाँ पर मूल मात्रक की बात हो रही है एसआई पद्धति में, ठीक है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। अब देखिए, कुछ भौतिक राशियाँ और उनके एसआई के मूल मात्रक जो 7 बताई गई हैं ना, तो वो 7 कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए आप। कि अगर बाय द वे कभी एग्जाम्स में पूछते चार ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से एक जो है वो इन 7 में से हो, तो आप बता पाएंगे कि कौन सी है वो। तो जो 7 हैं वो सात भौतिक राशियां हैं और उनके एसआई मूल मात्रक हैं। लंबाई का मूल मात्रक क्या है एसआई में? मीटर। इस तरफ हैं भौतिक राशियां और इधर उनके सामने है उनके एसआई के मूल मात्रक, ठीक है। तो लंबाई का एसआई में मूल मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान में एसआई का मूल मात्रक है किलोग्राम। समय में है सेकंड। ताप का है केल्विन। विद्युत धारा का है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण जो है उसका एसआई में मूल मात्रक है मोल, ठीक है, मोल। अब देखिए, ये 7 जो हो गए भौतिक राशियाँ और उसके एसआई के मूल मात्रक, ठीक है। अब देखिए, एसआई के संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? वो हैं 2। एसआई के जो मूल थे मात्रक वो तो 7 हैं, और संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? 2 हैं। तो वो 2 कौन कौन से हैं? समतल कोण और घन कोण, ठीक है। तो समतल कोण का एसआई के मूल मात्रक में उसका क्या मात्रक है? रेडियन। समतल कोण का क्या है मात्रक? मूल मात्रक रेडियन। और घन कोण का है स्टेरेडियन, ठीक है। यहाँ पर स्टेरेडियन होगा। क्या होगा? स्टेरेडियन। स्टेडियम नहीं है, स्टेरेडियन है वो, कीपैड से कुछ हो गया होगा गलती से। तो समतल कोण का जो संपूरक मूल मात्रक है रेडियन है, और घन कोण का है स्टेरेडियन, ठीक है। 2 हैं संपूरक मूल मात्रक और 7 हैं एसआई के मूल मात्रक। चलिए नेक्स्ट, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, और ये मैंने पिछले साइंस के वीडियो में भी बताया है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और बहुत दूर
दूरी को, बहुत दूर की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। CGS पद्धति में बल का क्या मात्रक है? तो CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन। और SI पद्धति में क्या मात्रक है? न्यूटन। यहाँ पर दोनों इसलिए दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। CGS पद्धति में बल का मात्रक है डाइन और SI पद्धति में मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट है, कार्य की CGS पद्धति में मात्रक क्या है? तो कार्य की CGS पद्धति में मात्रक है अर्ग और SI पद्धति में मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक जो है CGS पद्धति में है अर्ग और SI पद्धति में है जूल। नेक्स्ट, अदिश राशि क्या होती है? वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशि होती है। ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी आदि, ये सभी अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, सदिश राशि क्या होती है? वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती और सदिश जिसमें दिशा होती है। तो किसका भावार्थ होता है? जैसे कि हिंदी के ग्रामर के वीडियो में भी मैंने बताया है, जो है वो किसी भी चीज़ के बिना जो दिखाते हैं उसका भावार्थ दर्शाता है, किसी चीज़ के बिना। सा का मतलब होता है साथ में। तो दिशा देखिए, आदिश यानी आदिश जिसमें दिशा नहीं, और सदिश जो दिशा के साथ हो, सा मीन्स साथ में। तो सदिश यानी जिसमें दिशा हो वो सदिश राशि, और जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या है? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग आदि, ये सभी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, विस्थापन धनात्मक होता है या ऋणात्मक? जो विस्थापन होता है यानी सदिश राशि है विस्थापन, और ये धनात्मक होता है या ऋणात्मक? तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जाम्स में ये आता है और ऑप्शंस दिए हैं उसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी, तो ये सभी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि विस्थापन में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, मंदन किसे कहते हैं? मंदन किसे कहते हैं? यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। ठीक है, वस्तु का वेग जब घटता है तो त्वरण कैसा हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है, गति का जो प्रथम नियम न्यूटन ने दिया है, उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा जो न्यूटन का प्रथम नियम है उस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट, कपड़े सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? जो कपड़े सुखाने की मशीन है और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? ये सब कार्य करती हैं अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उदाहरण देखिए अब आप, कि मतलब किस में, कौन से यंत्र में उसकी जो ऊर्जा होती है या किसी भी वस्तु में ऊर्जा किस से किस में बदलती है। ठीक है, ये देखिए डायनेमो जो होता है, डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, डायनेमो में क्या है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोफोन जो होता है उसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल में। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि किसमें ऊर्जा जो है कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन में जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी एक तरफ से तो ध्वनि उसमें जाती है, मतलब हम जब बोल रहे हैं फ़ोन में, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो हमारी तो ध्वनि जा रही है, लेकिन
वो ध्वनि जो है किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और वहाँ पर एक कन्वर्ट होकर दूसरे को हमारी आवाज़ सुनाई देती है। तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है माइक्रोफोन में, इसलिए आपको ये सब याद करने हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ये क्वेश्चंस जो है पिछले जो है आई थिंक 2-3 साल पहले टेट के एग्ज़ाम्स में आया था ये, कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है यानी अचानक जब नीचे गिरता है तब आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो नहीं, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, जो उसकी रीडिंग है, वो एकदम से अचानक से नीचे गिरती है तब आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा होने की संभावना होती है, यानी जब अचानक गिरता है तब आंधी आने की संभावना होती है और जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब क्या होता है, वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब मौसम या दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, ये तो हो गई बैरोमीटर से रिलेटेड जानकारी। चलिए नेक्स्ट, अपेक्षिक घनत्व होता है, अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। स्क्वायर नहीं कर देना है, स्क्वायर करेंगे तो गलत हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, घुलनशील नमक जो होता है जल में मिलाने से क्या होता है? अगर जल में घुलनशील नमक को मिला दिया जाए तब क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, जल का जो पृष्ठ तनाव है यानी ऊपर की जो सतह जो होती है उसका तनाव जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, केश नली किसे कहते हैं? केश नली किसे कहते हैं? एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा समान होती है, एक समान होती है। ठीक है, ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। ठीक है, और केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं। ठीक है, कोशिकत्व, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा नहीं है, कत्व है। ठीक है, कोशिकत्व कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिकत्व के कुछ उदाहरण देखिए। ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर क्या है? कोशिकत्व का एक उदाहरण है ब्लॉटिंग पेपर, जो कि स्याही को सोख लेता है, वो उसके अंदर की जो केश नलियाँ होती हैं उसके द्वारा ही ऐसा होता है। तो कोशिकत्व के उदाहरण में ब्लॉटिंग पेपर आता है, लालटेन आता है, लैंप आता है, क्योंकि लालटेन या लैंप की जो बत्ती है वो कोशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर खींचती है। ठीक है, जो तेल होता है लैंप में नीचे, तो जो लालटेन या लैंप की जो बत्ती होती है वो कोशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है उसमें। ठीक है, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण जो है वो भी कोशिकत्व की क्रिया द्वारा ही पहुँचते हैं। निब वाला पेन, निब वाला पेन देखा है आपने? तो निब वाला पेन जो है बीच से जो है कट जैसा लगा होता है, उसमें कट होता है, आप देखें कभी ध्यान से। निब वाले पेन में जो उसकी निब होती है बीच में कट लगा होता है उसमें, तो वो कट क्या होता है, एक केश नली का काम करता है और उससे निब जो है ऊपर चढ़ती है या लिखने तक, वहाँ तक पॉइंट तक आती है उसी कट होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो एक केश नली का काम करती है। फिर चलिए नेक्स्ट, मच्छरों से बचाव हेतु पानी में मिट्टी का तेल क्यों डाला जाता है? ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इसको पूछा भी गया है एग्ज़ाम्स में, और ये क्वेश्चंस जो है कई जगह मतलब लोग पूछते भी हैं बहुत से ग्रुप पर कि मतलब ऐसा क्यों होता है। तो मच्छरों से बचाव हेतु पानी में मिट्टी का तेल क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है कि पानी पर मच्छरों के लावा तैरते रहते हैं। पानी पर जो है मच्छरों के लार्वा जो हैं वो तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल डाल देने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, जो जैसे पृष्ठ तनाव जो पानी का होता है तो तनाव की वजह से तैरते रहते हैं लार्वा, लेकिन जैसे ही मिट्टी का तेल डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है और जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं।
इसीलिए मिट्टी का तेल पानी में डाला जाता है मच्छरों से बचाव हेतु, ताकि जो है मच्छर ना बढ़ें, ना पनपें उसमें, क्योंकि फिर क्या होता है लार्वा जो है डूबकर मर जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चंस को लिया है और सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।